हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम जितनी भी एडजस्टमेंट अब तक हमने की लेक्चर नंबर 1 में 2 में और आज एक छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट की, और उसके सारे क्वेश्चंस जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसका आंसर क्या होने वाला है एज पर द आईसीएआई वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट से। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक का कॉन्सेप्ट नंबर 8। ये डील करता है एरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट। अगर मैं आपसे पूछूं एरियर ऑफ रेंट क्या है, एरियर ऑफ रेंट मतलब ये रेंट आपका लहना रह गया था और कोई डिस्प्यूट हो गया था। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि हमारा रेंट जो है 20,000 रुपीज़ होगा, लेकिन आपको सुनाई दिया कि भैया रेंट 10,000 होगा। होता है कई बार कि कुछ कहा जाता है, कुछ सुनाई नहीं देता। एग्जाम्पल ले रहे हैं। या फिर मैंने आपसे कहा कि इस डेट से इतना रेंट बढ़ जाएगा, लेकिन आपने इस बात को सोचा कि शायद रेंट बढ़े ना बढ़े कोई बात नहीं, आप वही पुराना रेंट जो है लेके चल रहे थे। अब वो अमाउंट जो है एरियर ऑफ रेंट कहलाता है जो मैं आपसे ले नहीं पा रहा, और जिस अमाउंट पे हमारी डिस्प्यूट है मैं कहता हूँ आपको देना पड़ेगा, आप कहते हो नहीं दूंगा, तो इसे कहते हैं एरियर ऑफ रेंट। तो इसके लिए इतना सा याद रखिए, दैट इज मीन्स रेंट अंडर डिस्प्यूट। वो रेंट जो कि अभी डिस्प्यूट में चल रहा है उसको बोलते हैं एरियर ऑफ रेंट। फिर एक कॉन्सेप्ट और है, दैट इज अनरियलाइज रेंट। 25A सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम में आप सेक्शन नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, कॉन्सेप्ट याद रहने दें। अनरियलाइज रेंट क्या है? इट इज़ लाइक अ बैड डेप्ट। क्या है? इट इज़ लाइक अ बैड डेप्ट। लेट सपोज आप मेरे घर में 10 महीने रहे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी स्टडी मेट में भी है, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। या फिर आप 12 महीने रहे, आपने कुछ महीने का रेंट मुझे दे दिया, कुछ महीने का रेंट नहीं दिया, यानी कुछ ऐसा रेंट है कि आपने उस घर में लेट आउट भी किया है, लेकिन आपसे मैं रेंट ले नहीं पा रहा हूं, इसलिए इसको कहा जाता है अनरियलाइज रेंट। इसके लिए रूल 4 की कुछ कंडीशंस देखेंगे आप। अगर रूल 4 की आप चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, एज अ 99.999% केस के अंदर क्वेश्चन में खुद लिखा रहेगा कि रूल 4 की ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर रूल 4 की और कंडीशन सेटिस्फाइड है तो जो भी आपका जेबी निकल के आ रहा है या फिर जो भी आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ रहा है, उस अमाउंट में से जितना रेंट आप रियलाइज नहीं कर पाए, उतने रेंट को आप लेस कर देंगे, तो आपको जो रेंट निकल के आएगा वो आपको टैक्सेबल होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और कि सर मान लीजिए आने वाली फ्यूचर ईयर में किसी भी प्रीवियस ईयर के अंदर ये हो सकता है कि अनरियलाइज रेंट रिसीव हो जाए या फिर एरियर ऑफ रेंट रिसीव हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे ये रहने वाला है कि जो भी रेंट हम शो हो कर रहे हैं कि ये वाला रेंट हमें रिसीव हुआ किसी भी साल में, मान लीजिए उसकी नियत ठीक हो गई, एरियर ऑफ रेंट जो है डिस्प्यूट है सॉल्व हो गया, उसने कहा कि हम आपको रेंट देंगे, मैंने कहा ठीक है थैंक यू। अब क्वेश्चन है सर किस हेड में वो टैक्सेबल होगा? तो बेशक वो प्रॉपर्टी उस ईयर में मेरे पास है या नहीं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं किसी भी केस स्टडी के अंदर कि भैया इसे इसके पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, अब ये हाउस प्रॉपर्टी में कैसे आएगा? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 तो तभी लगता है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए, असेसी ऑनर होना चाहिए। मान लो उस ईयर में प्रॉपर्टी नहीं भी है तो भी जो रेंट रिसीव हो रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही आएगा। पहला पॉइंट ये माइंड में आपको रखना है। दूसरा क्या, कि जो भी आपको रिसीव या रियलाइज हो रहा है एरियर ऑफ रेंट और रियलाइज रेंट जो भी मिल रहा है उसमें से आप 30% डिडक्शन लेस कर देंगे, जो अमाउंट बच जाता है वो आपको टैक्सेबल होगा। एक क्वेश्चन आया कि सर कुछ इस पे एक्सपेंस किए गए थे, जैसे हमने गुंडे बुलाए थे कि भैया हमारा घर खाली करो, हमें पैसे दो, तो वो सब खर्चा भी लेस होगा कि नहीं? कोई भी खर्चा एक्स्ट्रा लेस नहीं होगा, ओनली 30%। ये पॉइंट याद रखना है। सर रूल 4 की कंडीशन क्या है? तो ये हम एज अ थियरिकल तो पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम में कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज, द टेनेंसी इज बोनाफाइड, कि जब मैंने उस किराएदार को, उस इंसान को अपना घर दिया था तो उस समय ये चीज मेरे अंदर उम्मीद थी कि वो मुझे पैसे भी देगा, यानी इंटेंशन गुड था उसका और मेरा दोनों का। उसको भी पता था कि रेंट देना है और मुझे भी पता था कि रेंट मुझे मिलेगा। दूसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड, कि जो डिफॉल्टेड यानी वो टेनेंट जिसने घर में रहा अब वो वैकेट हो चुका है, जा चुका है, और स्टेप हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी, और अगर वो किराया नहीं दे रहा है तो हमने उसको घर से निकालने के लिए सारे स्टेप्स ले लिए हैं, यानी उसको घर से निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। थर्ड पॉइंट, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट एन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। कई बार क्या होता है कि भैया आप ये वाला घर छोड़ दो दूसरे में जाके रह लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके किसी भी घर में वो आपका टेनेंट नहीं होना चाहिए। लास्ट एसएससी हैज टेकन ऑल रिजनेबल स्टेप्स, इसे कहते हैं साम दाम दंड भेद, यानी उससे पैसे रिकवरी के लिए हमने सारे स्टेप्स ले लिए हैं। ओके, दिस इज द रूल 4 कंडीशंस फॉर अनलाइज रेंट। सर इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा? आइए, एक क्वेश्चन है, स्टडी मेट में भी है और आपके पास ये जो नोट्स है इसके अंदर भी ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है, नारद सोल्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस, नारद ने अपना रेजिडेंशियल हाउस बेच दिया है, प्रॉपर्टी इन मार्च 2022, इसने अपना घर बेच दिया है। तो सर ये कैपिटल गेन होना चाहिए। मेरे दोस्त रुक जाओ, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लो, डायरेक्ट कंक्लूजन पे मत जाओ। कहते हैं इन जून 2022 ही रिकवर्ड रेंट ऑफ 10,000 फ्रॉम मिस्टर सौरभ, सौरभ से इन्हें 10,000 रुपये मिले हैं। टू हुम ही हैड लेट आउट हिज हाउस, जिसने मतलब उन्होंने हमने लेट आउट किया था फॉर 2 years फ्रॉम अप्रैल 16 टू 2018। तो पहला क्वेश्चन आ गया सर 2022 की बात कर रहा है, और ये तो 16-18 का रेंट है अनरिलाइज रेंट, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस साल में मिलेगा उस साल में टैक्सेबल होगा। ही कुड नॉट रियलाइज 2 month रेंट, वो उस समय 20,000 का जो रेंट है वो अनरिलाइज रेंट था, अभी तक वो कलेक्ट नहीं कर पाए। तो क्या 20,000 टैक्सेबल होगा? नहीं, जितना रियलाइज हुआ है, जितने मेरे हाथ में पैसे आए हैं वो 20,000 उस समय का अनरिलाइज था, लेकिन अभी भी तो वो 10,000 दे रहा है, पूरे थोड़ा ना दे रहा है, तो पूरे टैक्सेबल नहीं होंगे, जितना हमारे हाथ में आएगा बस उतना ही टैक्सेबल होगा। पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए। He could not realize 2 month rent, okay, him to the extent he actual rent was reduced while computing the income from house property, उसने उस समय कैलकुलेशन के लिए जो अनरिलाइज रेंट था उसको घटा लिया था, वहां पे एज अ एक्सपेंस क्लेम कर लिया था। ओके ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी कितना मिल रहा है 10,000, तो 10,000 आप यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे इन द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, अगला, फर्दर ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी, उसने अपने लेट आउट किया था प्रॉपर्टी को अप्रैल 18 से फरवरी 2022 तक टू मिस्टर रतीश। इन अप्रैल 2020 ही हैड इंक्रीज हिज रेंटल 12,000 टू 15,000, उसने अपना रेंट जो अमाउंट था 3,000 जो है वो बढ़ा दिया था। एंड द सेम वाज सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, अब वो कह रहा है भैया मैं कह रहा हूँ कि मैं 15,000 के हिसाब से रेंट लूंगा, वो कह रहे हैं नहीं सर मैं 12,000 के हिसाब से दूंगा, एग्रीमेंट में वो लिखा है, लेकिन मैं टाइम से बढ़ा भी तो सकता हूँ, मेरा घर है भाई। In September 2022, the matter was finally settled and Mr. Narad received 69,000. Mr. Narad को कितने मिल गए सर? 69,000 मिल गए एज अ एरियर ऑफ रेंट। ठीक है, तो 69,000 और 10,000 दोनों को ऐड कर लीजिए, 30% लेस कर दीजिए, आपका इनकम इन हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो इन्होंने भी यही किया, 10,000, 69,000, 79,000, 79,000 में 30% की डिडक्शन ले ली, हमारा आंसर आ गया 55,300। ओके, दिस इज हाउ वी डील दिस क्वेश्चन। इसी टाइप का एक ही भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, दैट्स इट। आइए अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी बुक के अंदर, नोट्स के अंदर, स्टडी मैट अगर आपके पास लेटेस्ट है तो उसमें भी होगा, नहीं है तो आपने ये नोट्स बाय किए होंगे हमसे, उसके अंदर होगा। अब कैसे बाय करना है लेक्चर 1 में मैंने बताया, वहाँ जाके देख लीजिए। ओके, हाउस प्रॉपर्टी के लेक्चर 1 में बताया, और इस सीरीज के भी लेक्चर नंबर में मैंने आपको ये गाइड किया हुआ है। रुद्रा हैज अ प्रॉपर्टी, रुद्रा के पास एक प्रॉपर्टी है सर, आइए देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 1,30,000, कितनी वैल्यूएशन है 1,30,000। द फेयर रेंट इज 1,10,000 पर एनम, फेयर रेंट कितना है 1,10,000। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो 110 एंड 130, तो 130 हायर है, हम इसको पिक करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट जो है 1,20,000, तो 130 एंड 120 विच एवर इज लोअर, तो हम 120 पिक करेंगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा 120, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया 1,20,000। ओके, फिर वो क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 11,000 पर मंथ, तो 11,000 मल्टीप्लाई में 12 आप करेंगे तो 1,32,000 आ जाएगा यहाँ पे, 11,000 मल्टीप्लाई में 12, 1,32,000 आ जाएगा। उसके बाद इसने कहा थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर अनरियलाइज्ड रेंट वाज 11,000 एंड ऑल कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन खुद ही बोल देगा कि रूल 4 के ऑल कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो आप नोट डाल सकते हैं कि रूल 4 के ऑल कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है, एज द केस में भी आप डाल सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 1,32,000 में से 11,000 जो इन्हें रिसीव नहीं हुआ है वो हम लेस कर देंगे। तो हमने क्या किया, 1,32,000 माइनस 11,000, 1,32,000 माइनस 11,000 हम कर देंगे, 1,21,000 आ जाएगा। तो एक्चुअल रेंट और ईआर हम विच एवर इज जो हायर होगा वो ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,21,000। ठीक है, ये हो गई हमारी जीबी। इसके बाद इनका इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल इज 40,000, तो 14,000 हम लेस कर देंगे 24B के अंदर, और 24A के अंदर 30% डिडक्शन भी हम लेस कर देंगे, तो 24A के अंदर हम आएंगे। और इसने एक बात और कहनी है, हाँ एक पॉइंट और है जो मिस हो रहा है मेरे से, ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है 1,30,000, तो 1,30,000 का 10% यानी 13,000, तो आप 13,000 यहाँ पे लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 1,08,000, 24A लेस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 32,400, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 14,000 और 40,000, ये आ जाएगा 72,400, ये टोटल लेस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35,600। दिस इज द वे हाउ यू प्रेजेंट द क्वेश्चन इन एग्जाम। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर महेश, मिस्टर महेश हैज़ अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 2,50,000, 2,50,000 है वैल्यूएशन,
म्यूनसिपल वैल्यू, ओके, और फेयर रेंट है 2 लाख, तो 2 लाख और 250 विच एवर इज हायर 250, और स्टैंडर्ड रेंट जो है 210 है, तो 250 और 210 विच एवर इज लोअर, तो 210 हम पिक कर लेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट जो है हमारा 2,10,000 आ गया है, तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 2,10,000 आ गया है, ओके। नाउ द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट 20,000 पर मंथ, तो 20,000 पर मंथ के हिसाब से हमने लेट आउट किया, ठीक है, हमने क्या किया 20,000 के हिसाब से लेट आउट किया। और हाउएवर द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31st Jan, 31st Jan तक ये वैकेट कर दिया था, यानी फैब और मार्च 2 महीने वो नहीं रहा है, तो 12 मंथ माइनस 2 मंथ यानी 10 मंथ वो रहा है, तो 20,000 इंटू 10 मंथ, ओके। अनरियलाइज रेंट वॉज 20,000, तो यहाँ पे एक कंडीशन और है, 20,000 का अनरियलाइज रेंट भी है, तो पहली बात तो वो 10 मंथ ही रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख, और अनरियलाइज रेंट है 20,000, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1,80,000, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,80,000 यहाँ पे वैल्यू आ गई है, ठीक, ओके। इसके बाद वो क्या कहते हैं, एंड ऑल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड, ठीक है। ही पेड म्युनिसिपल 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन 250 का 8% आप निकालोगे, ठीक है, तो 250 का 8% इन्होंने कैलकुलेट कर दिया, दिस इज 20,000, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे तो एनएवी आ जाएगा आपका 1,60,000। 20 सेक्शन 24 सब सेक्शन ए के अंदर आप 30% एनएवी क्लेम करोगे, तो 160 का 30% क्लेम किया आपने, तो 48,000 यहाँ पे आ गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाज 65,000 फॉर द ईयर, तो 24B में आप 65,000 जो है वो यहाँ पे क्लेम कर लोगे, ये आ जाएगा 1,13,000 टोटल, 24 की डिडक्शन, या फाइनल आंसर आ गया 47,000, तो 160 में से 1,13,000 लेस हुआ तो 47,000 आंसर आ गया। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द क्वेश्चन, ओके माय डियर फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 24B के ऊपर बेस्ड है। 24B कौन सा है सर, ये है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कहते हैं पूना में हैज वन हाउस प्रॉपर्टी इंदिरा नगर इन बैंगलोर, ही स्टे विथ हर फैमिली, यानी इसका मतलब क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। रेंट सिमिलर ऑफ द प्रॉपर्टीज नेबरहुड 25,000, हमें जानने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में जो हमारी जेवी होती है वो निल होती है, ठीक है। तो जब आपको एक फॉर्मेट सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड में सब कुछ निल था, जेवी भी निल था। म्युनिसिपल टैक्सेस लेस कर सकते हैं क्या, नहीं। एनएवी आएगा, यस। एनएवी में से 24A लेस होगा क्या, नहीं, ओनली बोरोड कैपिटल लेस होगा। ये फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होगा, तो अगर ये है तो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखो हो सकता है उसने डिफरेंट उसके पास घर हो सेल्फ ऑक्यूपाइड में, अप टू 2 हाउसेस हम लेके चलते हैं, तो जितना भी घर है मैक्सिमम 2 लाख ही अलाउ होगा। एक घर की लिमिट चेक कीजिए, अगर रिनोवेशन के लिए है, रिपेयर के लिए है तो 30,000, और परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए तो 2 लाख। पहले घर का हो गया लिमिट सेट 30,000 एंड 2 लाख, और दूसरे घर में भी आप चेक करोगे 30,000 और 2 लाख, बट दोनों को क्लब करके मैक्सिमम 2 लाख या 30,000 ही होगा एज द केस में बी। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना आप। और अगर कोई प्री इंटरेस्ट है तो प्री इंटरेस्ट का जितना भी टोटल इंटरेस्ट है 1/5 करेंगे आप, और इस साल का जो इंटरेस्ट है वो लेंगे, दोनों को चेक करेंगे कि दोनों का कभी भी टोटल 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। 24B ये कहता है, अगर ये दिमाग में आप ये क्वेश्चन कर लोगे। द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 280, ओके। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 8,000। द हाउस कंस्ट्रक्शन, देखो ये सारी चीज़ें किसी भी काम की नहीं है, क्यों, मैं कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जेवी क्या होता है, निल होता है, तो इसलिए जेवी निल है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस हम इसमें लेस नहीं कर सकते क्योंकि निल है ऑलरेडी, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। एनएवी आएगा हमारे पास, एनएवी में 30% भी लेस नहीं कर सकते क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में 24A अलाउ नहीं होता। अब हम बात करते हैं 24B की कैलकुलेशन, वो काम की है। द हाउस कंस्ट्रक्शन बिगेन इन अप्रैल 16, लोन है 20 लाख का, SBI हाउसिंग का 9% पर एनम। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीट ऑन 30 नवंबर 2018। द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2018 इज 3,60,000, तो 3,60,000 डिवाइड बाय में मल्टीप्लाई बाय में 1/5, तो 1/5 आप निकाल लेंगे। 1/5 जो होगा वो इस साल भी अलाउ होगा और इस साल का जो इंटरेस्ट है वो भी अलाउ होगा, लेकिन मैक्सिमम अप टू 2 लाख। पूनम सेड 250 विच इंक्लूड 180 एज ए इंटरेस्ट। पूनम कह रही है जो मैंने 240 पे किया था ना उसके अंदर 180 का इंटरेस्ट है, तो एक तो ये प्लस 180 आप ये भी ले लेंगे, लेकिन मैक्सिमम अप टू 2 लाख, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देयर वाज नो प्रिंसिपल रीपेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं की गई है। तो देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप देखो 360 डिवाइड बाय 1/5 मल्टीप्लाई में 1/5, तो 72,000 आ गया, और 180
तो 180 और 72 2,52,000 हो गया, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा 2 लाख ही होता है, तो 2 लाख हमने ले लिया। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया सर 2 लाख। सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख का नुकसान आपको यहाँ पे शो हो रहा है। दिस इज द वे हाउ यू डील दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लेवरिटी है, ये समझदारी है जो ड्यूरिंग द एग्जाम आपके पास रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सर, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन एक्चुअली होमवर्क में मैं दे दूंगा आपको, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, उसके बाद मैं होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, आप घर पे इन सब की रिटर्न प्रैक्टिस करना। श्रीमती लक्ष्मी ऑन सा हाउस प्रॉपर्टी दे आर इन चेन्नई, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 5 लाख, फेयर रेंट है 420, स्टैंडर्ड रेंट है 480। तो 5 लाख और 420 विच एवर इज हायर 5 लाख एंड 480 विच एवर इज लोअर 480। द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट 50,000 पर मंथ, ओके, अप टू द दिसंबर, अप टू दिसंबर यानी 50,000 दिसंबर यानी जैन फेब मार्च 9 मंथ तक का रेंट जो है हमें शो करना है, 3 मंथ का नहीं करना है क्योंकि वो ऑक्यूपाई ही नहीं था, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4,50,000। कहते देयर आफ्टर द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी एंड श्रीमती लक्ष्मी यूज द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपेशन भी है और लेट आउट भी है तो भी हम इसको लेट आउट प्रॉपर्टी ही काउंट करते हैं। रेंट फॉर द मंथ ऑफ द नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज्ड, यानी 2 मंथ का रेंट, यानी 50,000 पर मंथ है तो 2 मंथ का रेंट कितना हो गया 1 लाख, ये रियलाइज नहीं हुआ है, यानी इनका रेंट रिसीव्ड कितना होगा, रेंट रिसीव्ड 3,50,000, ओके। उसके बाद इसने कहा रेंट फॉर द मंथ ऑफ द नवंबर दिसंबर, हो गया ये वाले पॉइंट। ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड रूल फॉर आर सेटिस्फाइड, हर क्वेश्चन में सेटिस्फाई ही मिलेगा आपको, डोंट वरी। सी पेड म्युनिसिपल वैल्यूएशन 12% ड्यूरिंग द ईयर, तो 12% का म्युनिसिपल वैल्यू है 5 लाख, 5 लाख का 12% अराउंड 6,000 या 60,000 जो कैलकुलेशन है वो निकल के आएगी यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने कहा सी पेड इंटरेस्ट 25,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर, रिपेयर में अप टू 30,000 अलाउ होता है, तो 25 है तो अलाउ हो जाएगा, यही कैलकुलेशन इनकी। तो यहाँ पे 350 आ गया और एक्सपेक्टेड रेंट 480 आ गया। तो ड्यू टू वैकेंसी ऐसा हुआ है, ठीक है, अगर वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम होता तो हम जेवी एक्चुअल रेंट लेते, लेकिन यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हायर है इन कंपैरिजन टू एक्चुअल रेंट, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी के साथ साथ आपका अनरिलाइज रेंट का भी कॉन्सेप्ट था। तो अगर एनी रीजन भी साथ में आ जाता है, एनी रीजन भी साथ में आता है, तो उस केस के अंदर हम एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर को पिक करते हैं। तो 480 और 350 हम 480 को पिक करेंगे। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस को लेस कर देंगे, 5 लाख का 12%, 60,000 हमने लेस कर दिया, 480 आ गया। 480 में से 30% एनएवी लेस कर देंगे 126, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 25,000। तो एक मिनट मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, 126 और 25 151, तो 269 इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद एक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये होमवर्क रहेगा आपका, मैं गाइड कर देता हूँ। इसमें क्या है, हाउस 1 है, 2 है एंड 3 है। देखिए आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अप टू 2 हाउसेस, अप टू 2 हाउसेस जो है हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, उसमें टैक्सेबल इनकम निल रहेगी, यानी जेबी जो है उसकी निल रहेगी, ठीक। अब इसमें 3 हाउसेस है, 3 की जगह 5 भी हो सकते हैं, तो 2 हाउसेस तक आपको क्या करना है, निल लेना है। अब क्वेश्चन सर कौन से घर को निल लूं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसमें स्मार्टनेस क्या है कि अप टू 2 हाउसेस में आप किसी भी घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हो, और एवरी ईयर यू कैन चेंज कि मैं कौन से घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना चाहता हूं, किसमें नहीं मानना चाहता, ये आपकी चॉइस है। क्या आप चेंज कर सकते हैं, हाँ चेंज कर सकते हैं। लॉजिक ये है कि जिस घर की इनकम हायर है उसको हम एग्जेम्प्ट मानेंगे, उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करेंगे। मान लीजिए हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, जब आप इनकी तीनों की इनकम शो चेक करेंगे ना, आपको एडवाइस करना सिखा रहा हूं, तो इसकी सबसे हाई है रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3। तो जिसकी इनकम सबसे कम है हम उसको शो करेंगे डीम टू बी लेट आउट। उसका फायदा क्या है, अगर इनकम कम है तो टैक्स कम देना पड़ेगा, अगर इनकम हाई है, ध्यान सुनेगा, इनकम हाई है, ध्यान सुनेगा, अगर इनकम हाई है तो टैक्स भी हाई पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जरा देखिएगा, 3 हाउसेस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है यहाँ पे। तो तीन में से क्या है, 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड में एग्जाम्प्ट मिल जाएगा, एक को नहीं मिलेगा। तो किसी भी 2 हाउस को आप मान लीजिए, तो मेरे हिसाब से इसको और इसको आप क्या मान लेंगे, आप इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर लेंगे, जिसकी वजह से एग्जाम्प्ट हो जाएगी इनकम। लेकिन जो एक घर है उस पर आपको टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द वे हाउ यू डील। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब तक हमने 9 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए फ्रॉम आवर नोट्स, और स्टडीमेट से भी क्वेश्चन जो है आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको एफर्ट अच्छे लगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्टडीमेट के सारे क्वेश्चंस
मुश्किल से पिक हो पाते हैं। तो इसी बहाने आपकी स्टडी मेट की प्रैक्टिस हो गई, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो गई, रिवीजन भी हो गया। और बस एक काम करना, घर पे बैठ के इन क्वेश्चंस को एक बार बिना देखे सॉल्व कर लो कि जो हमने डिस्कशन की है वो दिमाग में है या नहीं है। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा एंड आई विल प्रे, जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल से थैंक यू, और मैं आपको गॉड ब्लेस यू बोलूंगा ताकि अगले सीए फाइनलिस्ट आप ही हो। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विद इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।